हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम योर लॉज एंड योर राइट्स के एक चैप्टर जिसका नाम है, जिसमें हमें पढ़ना है वनवासियों के परंपरागत अधिकार और महिलाओं के संपत्ति से संबंधित अधिकारों को। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वनवासियों के क्या अधिकार हैं, जो वन में रहते हैं, जो आदिवासी समुदाय है या जो परंपरागत रूप से वन के आसपास रह रहे हैं, उनके क्या अधिकार हैं, और महिलाओं के जो संपत्ति का अधिकार का मुद्दा है, आखिर वो क्या है। तो सारी बातें करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें किए डायरेक्ट बात करते हैं वनवासियों के परंपरागत अधिकारों की। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना से पूर्व कोई वन नीति नहीं थी। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रत्येक शासक का अपने क्षेत्र में वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए अपना ही दृष्टिकोण था। देखो दोस्तों, जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, जब अंग्रेजों का शासन भारत में नहीं था, तो उससे पहले कोई भी जंगल के लिए कोई भी नीति या कानून नहीं बनाया गया था। किसी भी साम्राज्य ने, किसी भी राजा ने जंगल के लिए कोई कानून नहीं बनाया था ब्रिटिश उपनिवेश से पहले। जब भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश बनता है, तब जंगलों के लिए कई तरह के कानून बनाए जाते हैं। लेकिन औपनिवेशिक काल से पहले जो राजा हुआ करता था, तो उसी का डिसीजन हुआ करता था। वही जो भी डिसीजन या जो भी निर्णय लेता था, उसी के अकॉर्डिंग वन संसाधनों का यूज़ किया जाता था। ऐसी कोई अलग से कोई कानूनी नीति वगैरह नहीं बनाई जाती थी वनों के लिए, जंगलों के लिए। सन 1757 के स्थायी बंदोबस्त, 1865 और 1878 का वन अधिनियम तथा 1884 का वन अधिनियम तथा 1894 की वन नीति भारत के स्वदेशी समुदायों के बगावत और विद्रोह के मूल कारणों में से एक थी। ये विद्रोह 1794 से लेकर शुरू हुआ और 1920 तक चलता रहा। इन विद्रोहों का लक्ष्य नई भूमि और वन नीतियां थीं, जो उन्हें वनों पर अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया था। देखो दोस्तों, अब जब औपनिवेशिक काल आया, जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स का मेन उद्देश्य था कि भारत के संसाधनों को जितना ज़्यादा लूटा जा सके, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने भारतीय संसाधन को लूटना शुरू किया, चाहे वो पैसा हो, चाहे धन हो, सोना हो, चांदी हो, हर चीज़ से उन्होंने भारत को लूटना शुरू किया। बट सोना चांदी के अलावा, पैसे के अलावा, व्यापार के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो होती है वन संसाधन। वन में बहुत सारे संसाधन मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो लकड़ी होती है, उसकी अपनी बहुत बड़ी कीमत होती है। लकड़ी हो गई या कई तरह के संसाधन हो गए, ये हो गई एक चीज़, पहली बात ये हो गई। दूसरा कि अब ज़मीन के विस्तार की ज़रूरत थी, क्योंकि अब खेती करानी थी। ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी, अनाज पैदा होगा, तो उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, भारत से एक्सपोर्ट किया जा सकता है अनाज वगैरह का, तो इससे फ़ायदा होगा ब्रिटिशर्स को ही। तो उन्होंने अब ज़मीनें खाली करानी शुरू की। जंगल थे भाई ज़मीन पर, तो जहाँ खाली ज़मीन होगी वहाँ तो जंगल होगा। तो जंगल को साफ़ करा के ज़मीनें बनानी शुरू कर दी, ताकि वहाँ पर जो किसान वगैरह हैं, वो उससे किसानों से किसानी करवाएं और बड़े पैमाने पर उनसे टैक्स वसूल करें, या उस अनाज का फ़ायदा उन कम दाम पर उनसे अनाज खरीद कर उसको एक्सपोर्ट करें। तो ऐसी अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं। तो अंग्रेज़ों ने वन से संबंधित, जंगल से संबंधित जो भी नीतियाँ बनाई थी, वो वन संरक्षण नीति नहीं थी। वो वनों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना रहे थे। वो ऐसे अधिनियम, ऐसे कानून बना रहे थे जिसमें कि वनों का, फॉरेस्ट का अत्यधिक शोषण होता था। देखो, अंग्रेज़ों की शुरू से ही नीति रही थी, चाहे वो अमेरिका के अंग्रेज़ हों, चाहे वो ब्रिटेन के अंग्रेज़ हों, या जो यूरोपियंस थे, उनकी नीति रही थी कि वो सोचते थे, पहले बहुत पुराना विचार चला आ रहा था कि जो जंगल होते हैं, वो ज़मीन पर एक तरह से धब्बा है। धब्बा इसलिए क्योंकि जंगलों के कारण ज़मीन खाली नहीं होती, और उस ज़मीन पर फिर खेती नहीं की जा सकती। जंगल के कारण ज़मीन भर जाती है पेड़ों वगैरह से। तो ऐसा ये जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपीय हैं, उनका मानना था बहुत समय पहले। और इसी कारण से क्या हुआ था, एक बार की कहानी है कि अमेरिका में, यूएसए में बहुत बड़े लेवल पर जंगलों को काट दिया गया था। बहुत बड़े लेवल पर जंगलों को काट दिया गया था, और वहाँ पर गेहूँ की खेती की गई थी। क्योंकि इन लोगों को लगता था कि जो जंगल हैं, वो मतलब फालतू में उगाते हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है।
और उन्होंने क्या किया, फिर जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी और फिर गेहूं की खेती करना शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब इससे हुआ ये कि पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ और बड़े पैमाने पर धूल की आंधी चली। ये जो आंधी आई वो इसलिए आई क्योंकि अब जंगल तो थे नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक बड़े इलाके में जंगल को का सफाया कर दिया गया तब। अब वहाँ पर जंगल नहीं रह गए जिस कारण से वहाँ आंधी आई, बहुत इतनी बड़े लेवल पर आंधी आई कि उसने कई मीटर धूल भर दी पूरे इलाके में। तो जो आंधी थी वो बहुत ही खतरनाक थी और उसने मशीनों हो या जो पूरे खेत हो उनको नष्ट कर दिया। बहुत चारों तरफ धूल ही धूल हो गई थी और इसीलिए अमेरिका को धूल का कटोरा भी कहा गया। आपने एक बार इसको पढ़ा भी होगा, धूल का कटोरा। तो अमेरिका को धूल का कटोरा भी कहा गया था, वो इसी वजह से कि गेहूं की खेती करने के चक्कर में, अत्यधिक पैसा कमाने के चक्कर में उसने बहुत बड़े लेवल पर फॉरेस्ट को काट दिया था। अब अंग्रेज भी यहाँ पर यही कर रहे थे, फॉरेस्ट को काट रहे थे ताकि खेती करें। खेती से फायदा ये होता है कि टैक्स वसूल कर सकेंगे। भाई जितनी ज़्यादा खेती होगी उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा। इसके अलावा कम रेट पर जो भी अनाज पैदा हुआ है उसको खरीद सकते हैं ब्रिटिशर्स। तो यही सारी नीतियाँ थी ब्रिटिशर्स की, ऐसी नियम उन्होंने बनाए जिसमें कि वनों का शोषण हुआ। अब वन में कौन रहता था भाई, लंबे समय से वन में बहुत लोग रहते चले आए हैं, कई सारे समुदाय रहे हैं जो कि वन में रहते चले आए हैं। कई सारे समुदाय रहे हैं भारत में जो कि अपनी भेड़ों बकरियों को चराते आए हैं, घुमक्कड़ चरवाहे रहे हैं भारत में, आदिवासी समूह रहे हैं। तो जैसे कि संथाल वगैरह क्या थे, आदिवासी समूह थे जो कि जंगलों में रहा करते थे। तो अब ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण इन जंगलों का शोषण हुआ और इससे हुआ ये, जो जंगलवासी थे उनका नुकसान हुआ, उनका जो साधन था कमाने खाने का वो नष्ट हो गया। अब ऐसे में उनके पास एक ही चारा था क्योंकि भाई उनकी जमीन चली गई, उनके खाने का साधन चला गया, तो उनके पास बस एक ही साधन कार्य था कि वो अब विद्रोह करके अपने अधिकारों की रक्षा करें। और हुआ भी यही। इसी कारण से जो अंग्रेजों ने ये नीतियां बनाई थी वन से संबंधित, इसी कारण से अब विद्रोह होना शुरू किया। जो भारत में जो स्वदेशी समुदाय थे उन्होंने इन वन नीतियों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। हालांकि फिर इनका दमन भी किया गया, जैसे कि संथाल हो गए। संथाल एक कम्युनिटी थी, आदिवासी कम्युनिटी थी जिन्होंने विद्रोह किया, बट फिर उनका भी दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने जो परंपरागत अधिकार थे वनवासियों को के, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया, उनसे दूर कर दिया। 1894 में उपनिवेशवादी शासन के दौरान पहली भारतीय वन नीति को अपनाया गया था। उक्त नीति में, जो पर अभी नीति बताई 1894 की, उसमें वनों को लाभ कमाने के संभावित स्रोतों के रूप में देखा गया और पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, परंतु निहित एजेंडा वनों के ऊपर राज्य की संपदा के अधिकार को मजबूत करना था। अब देखिए दोस्तों, 1894 में अब ऐसी भारतीय वन नीति को अपनाया गया जिसमें कि ये कहा गया कि ठीक है, वनों को भी संरक्षित किया जाने की आवश्यकता है, मतलब कि वनों को भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। बट फिर भी इसका जो मेन उद्देश्य था इस नीति का वो यही था कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था सरकार को, और सरकार का जो नियंत्रण है उसको अत्यधिक करना था, कि मतलब जो वन है उन पर सरकार का ही अधिकार है। इस नीति के द्वारा ये सारे काम करने थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वन नीति प्रस्ताव 1952 में अभयारण्यों मतलब यहाँ पे अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो 1952 में अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए वनों के सीमांकन के द्वारा वन्य जीवों और पशुओं को सुरक्षा का आह्वान किया गया। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधिनियमन से प्रकाष्ठा पर पहुंचा। कहने का मतलब है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद ही 1952 में जो वन्य जीव हैं, जो वन है, उसकी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए। जैसे कि अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो नेशनल पार्क हैं, उनका सीमांकन किया गया कि अब राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए कि ये जो जगह है, जैसे कि क्या करती है सरकार, एक लंबी सी जो मान लो जंगल है आज के टाइम पे, बट सरकार को लग रहा है कि कुछ समय बाद ये जंगल नहीं रह जाएगा, ये उजड़ जाएगा, तो सरकार क्या करती है, एक बड़ी सी बाउंड्री खींच देती है। बाउंड्री का मतलब एक बहुत बड़ी सीमा बना देती है ताकि उस इलाके में कोई जा ना पाए और उसको फिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
घोषित कर देती है। अगर राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, वैसे तो ये राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर एरिया वाइज अगर आप बात करो तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें कि कोई जंगल है जिसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली है, तो वो ऐसा जंगल हो गया, वो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें आप नहीं जा सकते या कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है और कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता, घूमने के लिए भी नहीं जा सकता। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जीव अभयारण्य होते हैं, उसमें कुछ समय के लिए व्यक्ति घूमने के लिए भी जा सकता है, बट हाँ, शिकार नहीं कर सकता। और अपने पशुओं को भी जो स्थानीय लोग हैं वो चरा सकते हैं। तो 1952 में शुरू किया गया सरकार के द्वारा नियम बनाना, बट हाँ, धीरे धीरे ये नियम और भी ज़्यादा कठोर बनते गए, वन जीवन के लिए और भी ज़्यादा अच्छे नियम बने, जिसमें कि 1972 का जो अधिनियम था वो अपने आप में बहुत बड़ा अधिनियम माना जाता है, जिसे कि ये एक वन्य संरक्षण अधिनियम था जिसमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा के प्रावधान किए गए थे। वन नीति 1988 में पहली बार आर्थिक महत्व से अलग ध्यान दिया गया और उन्हें पारिस्थितिकीय अनिवार्यता और स्थानीय लोगों के लिए वस्तुओं के स्रोत के रूप में देखा गया। इन वस्तुओं को गैर इमारती लकड़ी वन उपज कहा गया। इस नीति में भारत के वन क्षेत्र को 33% बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। अब देखिए दोस्तों, वन नीति 1988, ये जो नीति थी इसमें थोड़ा सा आर्थिक महत्व से अलग देखा गया वन जीवन को। जैसे कि वन को आप क्यों इम्पोर्टेंस देते हो, तो आप कहोगे कि देखो, नॉर्मल अगर कहा जाए, पहले के हिसाब से कहा जाए कि जो जंगल हैं वो हमें लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं भाई। व्यापार किया जा सकता है, लकड़ियों की बहुत बड़ी कीमत होती है, व्यापार को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो भाई आर्थिक रूप से पैसे के मामले में वन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वन पर ध्यान देना चाहिए, उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। तो पहले ऐसे ध्यान दिया जाता था, बट 1988 में अब आर्थिक रूप से अलग यहाँ ध्यान दिया गया कि वन का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जलवायु को बैलेंस करना है, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको सही करना है। क्लाइमेट चेंजेस ना हो, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। जो ये इकोसिस्टम है इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। पारिस्थितिकीय अनिवार्यता के लिए भी अब नियम बनाए गए और यहाँ पे ध्यान दिया गया कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी पूर्ति हो सके इन जंगलों से। ये ठीक था, व्यापार के लिए नहीं, बट स्थानीय लोगों को उनकी ज़रूरत पूर्ति के लिए थोड़े अधिकार दिए गए। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई इस नीति में 1988 की, कि अब भारत में जो वन क्षेत्र है उसको 33% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। 1988 की वन नीति ने संयुक्त वन प्रबंधन JFM संयुक्त वन प्रबंधन के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसमें नष्ट हुए वनों के पुनर्जीवन के लिए स्थानीय ग्रामीण समुदायों और स्वैच्छिक अभिकरणों की भागीदारी शामिल थी। शायद यह सदियों में पहली बार था जब जंगल की भूमि पर स्थानीय समुदायों के अधिकार को निर्दिष्ट किया गया। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, तो 1988 का जो ये वन नीति थी, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो संयुक्त वन प्रबंधन है उसके लिए उसे ये कार्य दिया गया कि अब जो नष्ट हो चुका वन है, जो जंगल नष्ट हो चुके हैं, अब उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, नए पेड़ लगाए जाएं। इसमें जो ग्रामीण समुदाय है उसकी मदद ली जाए। देखो, आसपास का जो जंगल का इलाका होता है, आस में कोई गांव वगैरह भी होते हैं, जो गांव होते हैं वो लंबे समय से रह रहे हैं, और वो जो गांव है वो कैसे पैसा कमाते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, आसपास के जंगलों से थोड़ी बहुत लकड़ी ले आए या कुछ जड़ी बूटी ले आए, या कुछ कई बार वो लोग शिकार भी कर लेते थे छोटा मोटा, या फिर अपने जो जानवर थे उनके, मेनली शिकार तो नहीं, अपने जो मेनली जानवर थे उनको चारागाह वगैरह होता है ना, तो वहाँ से वो लाते थे, चराने ले जाते थे जंगलों में। तो ऐसे वो अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो ये उन्हें आप वनवासी भी कह सकते हैं एक तरह से। तो वो स्थानीय समुदाय है, तो उसकी भी मदद ली जाए, जो स्थानीय समुदाय आसपास रहता है उसकी भी मदद ली जाए। और कुछ भी अपने आप कोई भी एजेंसी है जो काम करना चाहती है पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, तो उसकी भी सहायता ली जाए। तो ये सारे प्रावधान किए गए और इसकी मदद से वन को पुनर्जीवित करने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, फॉरेस्ट को दोबारा से फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए ये नीति बनाई गई थी। और ये
एक तरह से पहली बार था जब जंगल की भूमि पर स्थानीय समुदाय के अधिकार को निर्दिष्ट किया गया था। देखिए, मैंने अभी स्थानीय समुदाय आपको बताया कि स्थानीय समुदाय कौन है। ठीक है, जो लंबे समय से आसपास जंगल के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं वो स्थानीय समुदाय हैं, लोकल पीपल्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो लंबे समय से रह रहे हैं। वो कहीं किसी कंपनी में नौकरी करने नहीं जाते थे, उनका कोई अपना खुद का काम नहीं था। वो आसपास के जंगल से, फॉरेस्ट से ही अपना जीवन यापन करते हैं। अपना उन्होंने छोटा सा समाज बना कर रखा है। तो उनके जो अधिकार हैं वो बहुत लंबे समय से हैं। और इस चीज़ को मैं अभी समझा देता हूँ। हमारा जो चैप्टर है वो है वनवासियों के परंपरागत अधिकार। परंपरा का मतलब क्या होता है? जो चीज़ ट्रेडिशन के रूप में लंबे समय से चली आ रही है। तो ध्यान से देखिए, जो स्थानीय समुदाय है जो आसपास के इलाकों में रह रहा है, वो लंबे समय से उसके पास ये अधिकार है कि हम अपनी ज़मीन पर, अपने आसपास के क्षेत्र पर, क्षेत्र से पैसा कमाएं या अपने आसपास के क्षेत्र से जीवन यापन करें। पैसा कमाने वाली जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बस इतना है, इतना पैसा कमाएं कि जिससे हमारा जीवन यापन चलता रहे। ये नहीं कि हमें फॉरेस्ट को काट काट के अंबानी ही बनना है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो इस अधिनियम में 1988 का जो वन नीति थी, इसमें स्वीकार किया गया कि स्थानीय समुदायों के पास ये अधिकार है कि वो अपने पशुओं वगैरह को चरा सकते हैं, या उनके अधिकार को स्वीकार किया गया। और बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हकीकत है, राज्य स्थापित होने से पहले, सरकार स्थापित होने से पहले वो समुदाय वहीं पर रह रहा था। जब सरकार भी नहीं बनी थी, जब राज्य अस्तित्व में नहीं था, तब भी वो समुदाय जंगल के आसपास ही था। वो जंगल से ही सब कुछ करता था। तो असली मालिक एक तरह से वही हैं। बट क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी भी चीज़ पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, सभी लोगों का अधिकार है। बट फिर भी उनके कुछ अधिकारों को मान्यता दी गई, क्योंकि वो स्थानीय समुदाय है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए उनके अधिकारों को भी मान्यता दी गई। भारत में वन समुदायों के इतिहास में वन अधिनियम 2006 बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली बार भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के माध्यम से पूर्वजों भूमि और उनके निवास स्थान को वन अधिकार के अंतर्गत स्वीकार किया। इसे राज्य वन के समेकन के रूप में औपनिवेशिक काल और स्वतंत्र भारत में भी पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती थी। परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के साथ अन्याय हुआ, जो कि वन पारिस्थितिकीय तंत्र के अस्तित्व का अभिन्न अंग है। तो देखिए दोस्तों, 1988 में थोड़ा स्वीकार, पूरी तरह नहीं बट हल्का स्वीकार किया गया उनके अधिकारों को, स्थानीय समुदायों के अधिकार को हल्का स्वीकार किया गया। लेकिन जो 2006 का जो अधिनियम बना वो एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जो वन अधिनियम 2006 है वो अपने आप में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि इसने स्पष्ट तौर पर जो अनुसूचित जनजाति मतलब जो आदिवासी समुदाय है, और जो अन्य जो वन निवासी हैं, जो वन में रहने वाले, वन के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनके अधिकारों को पूरी तरह स्वीकार किया। उन्होंने माना कि ये जो भूमि है इनके पूर्वजों की है, ये लंबे समय से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, तो इनके वन अधिकार हैं, और इसको स्वीकार किया गया, जो कि लंबे समय से अन्याय का सामना कर रहे थे। देखिए दोस्तों, आदिवासी समुदाय, कई बार कुछ लोग, वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं बट कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज होते हो, आदिवासी समुदाय भी रहता है भारत में। देखो भाई, आदिवासी का मतलब वही नहीं है कि पूरी तरह जंगली है, वो इंसान जंगली है। आदिवासी का मतलब ये भी हो सकता है कि वो अभी भी पुराना ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, भले ही वो जंगल के आसपास रह रहा है, बट फिर भी ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहन रहा। वो पहन रहा है हमारे जैसे कपड़े, बट उतने मॉडर्न कपड़े नहीं पहन रहा। नॉर्मल जो इंसान हम आप कपड़े पहनते हैं वो भी पहनते हैं। आदिवासी का मतलब ये नहीं है कि वो जंगलों वाले कपड़े वगैरह पहनते हों या पूरी तरह जंगली खाना खाते हों। अब ये नहीं कि वो पूरी तरह आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब आप ये भी समझो कि वो पिछड़े हुए लोग हैं, हालांकि उनके पूर्वज आदिवासी ही थे। मतलब जैसे कि हम लोग भी एक तरह से आदिवासी थे, बहुत लंबे, बहुत पुराने समय पहले अगर बात करें, प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल से भी पहले जाए तो हो सकता है कि हम लोग भी आदिवासी हों। बट हम लोग जल्दी ही आदिवासी से बदल कर हम लोग एक सभ्य समाज में आ गए। बट जो जिन जनजातियों की बात करते हैं हम, जैसे कि नागालैंड वगैरह की जनजातियां हो गई या दूसरे पहाड़ी इलाकों की जनजातियां हो गई, तो ये इतनी जल्दी सभ्य समाज में नहीं आई। ये धीरे धीरे करके आई, इनको बहुत लंबा समय लग गया। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये जो आदिवासी शब्द है ये पूरी तरह आदिवासी नहीं है। हाँ, बट ये अभी भी इनके तरीके पुराने हैं और ये काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए इन्हें आदिवासी समुदाय या जनजाति वगैरह कहा जाता है, ट्राइब्स कहा जाता है।
अब दोस्तों, वन अधिकार अधिनियम 2006 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसे हम पढ़ लेते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है, मतलब प्रावधान किए गए हैं। पहला है आजीविका की सुरक्षा और जंगल के निवासियों के लिए उपयोग का अधिकार। अब जो चीज़ मैंने पहले बता दी कि अब इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से जो स्थानीय समुदाय है, जो वनवासी है, उनके लिए ये अधिकार दिया गया कि उन्हें वन का उपयोग करने का अधिकार है। हालांकि वो शिकार नहीं करेंगे, बट वन से थोड़ी बहुत लकड़ी ले सकते हैं और आजीविका जो भी वो अपना जीवन यापन चलाने के लिए जो भी उन्हें चीज़ लेनी है वो ले सकते हैं, अपने पशुओं को चरा सकते हैं। ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी व्यवस्था ये है कि आश्रय अथवा आजीविका के लिए स्वयं खेती के लिए व्यक्तिगत अथवा सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत वन भूमि पर रहना एवं उसे रखने का अधिकार। अब वो अगर चाहें तो स्वयं खेती करने के लिए कुछ भूमि पर खेती भी कर सकते हैं, वहाँ पर रह भी सकते हैं, उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है गांव की सीमाओं के अंदर या बाहर पारंपरिक रूप से एकत्रित किए गए छोटे छोटे वन उत्पादों के संग्रह, उपयोग और निपटान के लिए स्वामित्व का अधिकार। अब वो कुछ भी छोटे छोटे उत्पाद या मान लो कुछ फल वगैरह इकट्ठे करते हैं जंगलों से या कुछ चीज़ें उपयोग करते हैं, तो उसके ऊपर उनका स्वामित्व माना जाएगा कि वो उस चीज़ के मालिक हैं, उनसे कोई छीने ना। इसके अलावा मछली और जल निकायों जैसे अन्य समुदाय अधिकार, या अब मछली वगैरह तालाब वगैरह है तो मछली वगैरह तो पकड़ सकते हैं, या कुछ अन्य चीज़ें हैं, जल संसाधन है तो उसका उपयोग कर सकते हैं अगर जंगल में ऐसे कोई संसाधन है, तो ये अधिकार दिए गए। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें लिमिट में हैं, उतना ही ये लोग उपयोग कर सकते हैं जिससे कि इनका जीवन यापन अच्छे से हो सके, ये अच्छे से खुशी खुशी अपना खाना पीना अच्छे से खा सकें, बस इतना ही। इस ये कुछ ज़्यादा बड़ा व्यापार करने के लिए इनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो तालाब वगैरह अगर जंगल में है तो मछली पकड़ सकते हैं, कितनी पकड़ सकते हैं, अपने लिए पकड़ सकते हैं, अगर कोई रिश्तेदार वगैरह इनके घर में है तो उस समुदाय के लिए पकड़ सकते हैं, तो इतना ही। इतना नहीं पकड़ सकते कि ये व्यापार करना शुरू कर दें। हाँ, स्थानीय लेवल पर पकड़ सकते हैं कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा व्यापार कर दिया कि कुछ लोगों को मछली देकर कुछ दूसरा सामान ले लिया, ऐसे थोड़ा बहुत कर सकते हैं लिमिट में। यह विचार व्यक्त किया जाता है कि वन अधिकार अधिनियम FRC 2006 में भारत के जंगलों के अनुमानित 85.6 मिलियन एकड़ जमीन पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर वन गवर्नेंस का लोकतांत्रिकरण करने की क्षमता है, जिससे कई गांवों में अनेक वनवासियों को सशक्त बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो अधिकार है, अधिनियम बनाया गया था, इसमें ये क्षमता पूरी है कि अगर इसका सही तरह से इसका लागू होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसे लागू किया जाता है, तो वन संसाधनों का जो वन गवर्नेंस है उसका लोकतांत्रिकरण किया जा सकता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह होते हैं वो इलीगल तरीके से अधिकारों को नकार देते हैं, स्थानीय लोगों के अधिकारों को नकार देते हैं, मना कर देते हैं कुछ चीज़ें करने से। तो जब लोकतांत्रिकरण हो जाएगा तो काफ़ी अच्छे से वो लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे और वो काफ़ी सशक्त बनेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा वन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन के लिए आदिवासियों और अन्य वनवासियों को अधिकार देने वाले कानून के पारित किए जाने के 10 साल बाद इस कानून के प्रावधानों को लागू करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र अग्रणी बनकर उभरा है। उसके बाद केरल का स्थान है, हालांकि कई राज्य इन अधिकारों के क्रियान्वयन में सक्रिय नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो कानून था 2006 का, ये जो अधिनियम था वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों ने भी इसको अपनाया। तो कई सारे राज्यों ने इसे अपनाया जिसमें कि महाराष्ट्र अग्रणी है। महाराष्ट्र ने एक अच्छी भूमिका निभाई है इस कानून को लागू करने में। उसके बाद केरल का स्थान आता है। तो कुछ राज्य हैं जो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, इन अधिनियमों को लागू कर रहे हैं, बट कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जो पूरी तरह एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है इन कानूनों को लेकर, जो कि चिंता का विषय है। वन अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि दक्षिण भारत में मदुरई जैसी जगहों में राज्य सरकार की राज्य में आदिवासी समुदायों और वनवासियों को भूमि अधिकार पत्र वितरण के मसलों में कोई रुचि नहीं है। आदिवासी और वनवासी के अधिकारों से स्पष्टता का अभाव और वन विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण की कमी धीमी गति से वितरण की प्रमुख वजह है। आलोचकों का कथन है कि व्यक्तिगत अधिकारों की अपेक्षा समुदाय के अधिकार महत्वपूर्ण हैं,
क्योंकि वे आदिवासी समुदाय के मूलभूत अधिकारों के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। दुर्भाग्यवश राज्य में अभी तक एक भी समुदाय अधिकार नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो मदुरई है, मदुरई कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, ये आपको पता होगा। तो कई सारे जो वन कार्यकर्ता हैं, वन अधिकारों से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि मदुरई जैसी जगहों पर जो राज्य सरकार है वो आदिवासी समुदायों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं बता रही है या उसका पालन या उसे लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने व्यक्तिगत अधिकारों को तो महत्वपूर्ण माना है, बट समुदाय में इन्हें अधिकार नहीं दिया है। देखिए, समुदाय अधिकार और व्यक्ति अधिकार में क्या अंतर होता है? देखिए, व्यक्तिगत अधिकार जो एक व्यक्ति को दिए गए हैं, कि एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, कुछ भी अधिकार है एक व्यक्ति को। समुदाय में अधिकार होता है कि एक समुदाय है, उसे अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। एक समुदाय है जिसे अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, अपनी भाषा में किताबें पढ़ने का अधिकार है। तो ये समुदाय है। अपनी धार्मिक क्रियाओं को समुदाय में करने का अधिकार, तो ये सामुदायिक अधिकार होते हैं। तो कई आलोचक हैं जो कह रहे हैं कि सामुदायिक अधिकार अभी भी राज्यों के द्वारा नहीं दिए गए हैं। ओडिशा के कंधमाल जिले में वन विभाग के द्वारा एक समुदाय के जंगल में बाड़ लगाने और नए पेड़ लगाने का हालिया निर्णय नागरिकों के भूमि के अधिकारों और तथा उल्लंघन तथा स्थानीय आजीविका को समाप्त करना है। विगत दशकों में मध्य भारत का वन आदिवासियों के विस्थापन, स्थानीय उग्रवाद और गैर परंपरागत खनन का पर्याप्त वन बन गए हैं। अब पेड़ लगाने के लिए एक आसन अभियान आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि और जीवन शैली से अलग करने की धमकी दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं कि अब कुछ ज़मीन है जो जिस पर आदिवासी अपनी खेती वगैरह कर रहे हैं या आदिवासी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कई बार उन पर पेड़ लगाने की बात सामने आ रही है कि उन पर पेड़ लगाया जाए फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो ये आदिवासियों के लिए गलत होगा। हम कह रहे हैं कि भाई पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, बट जो आदिवासी स्थानीय समुदाय है उसके लिए गलत हो रहा है, क्योंकि अगर वो उस भूमि का भी उपयोग कर रहा है, अगर उस पर पेड़ लग जाएंगे तो वो उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरह से उसके अधिकारों का हनन है, उल्लंघन है। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल ने कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बिल की कड़ी निंदा की है। यह बिल वनवासियों के अधिकारों की अनदेखी करता है और उद्योगपतियों एवं बड़े निगमों के हितों का पोषक है। यह विधेयक, ये जो बिल है, अब अनिवार्यतः वन अधिकारों को उन लोगों के प्रति बिना किसी उत्तरदायित्व के भारी मात्रा में धन खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, जिनकी वन भूमि और जीवन के लिए उनकी गतिविधियां घातक और विनाशकारी होंगी। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा बिल लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको अधिकार है कि वो अनलिमिटेड पैसा खर्च कर कर वन संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं, या ऐसी जो नीतियां लाई जा रही हैं या जो भी बिल लाया गया है वो जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पक्ष में है, और जो आदिवासी समुदाय हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे होगा ये कि जो वन है, जो भूमि है, वन भूमि, वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय की गतिविधियाँ हैं उनको नुकसान होगा, वो अपनी गतिविधि सही से नहीं कर पाएंगे, और इससे मतलब अंत में कहा जाए तो फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों के लिए गलत है, हम लोगों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, और जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए भी। इसमें बस जो फ़ायदा है वो उद्योगपतियों को ही होगा। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि सरकार ने, अगर हम औपनिवेशिक टाइम पर देखते हैं, जो सरकार थी औपनिवेशिक टाइम पर, उन्होंने जो आदिवासी समुदाय, जो स्थानीय समुदाय है, वनवासी समुदाय है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा। फिर आज़ादी के बाद कई सारे अधिनियम ऐसे बनाए गए हैं जो कि काफ़ी कठोर हैं और वनवासियों को, स्थानीय लोगों को वन के ऊपर काफ़ी बड़े अधिकार देते हैं, और जिनका सम्मान भी किया जाना चाहिए और किया जा भी रहा है। बट हमें ऐसे कई सारे मामले देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब केंद्र सरकार ने 2006 का इतना अच्छा एक अधिनियम बनाया है जिसको अगर पूरे राज्य में, पूरे देश में लागू किया जाए सही से, तो काफ़ी इसके सकारात्मक प्रभाव हम देख सकते हैं। आदिवासियों को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा इस अधिनियम में दी गई है, बट क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, लागू सही से ये अधिनियम हो ही नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। महाराष्ट्र, केरल, ये तो राज्य हैं जहाँ पर इनका जो
ये जो अधिनियम है वो सही से इम्प्लीमेंटेड हुए हैं, सही से लागू हुए हैं, तो यहाँ पर इनका फ़ायदा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय जो है वो काफ़ी संतुष्ट है, उसको अपनी गतिविधियाँ करने के लिए वो स्वतंत्र है, अपना जीवन यापन वो सही से कर पा रहा है। बट दूसरे कई सारे राज्य हैं जो इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और इसी कारण से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे आलोचक भी हैं इन नीतियों के कि लागू नहीं हो पा रहा, इन नीतियों का सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमें कई सारी आलोचनाएं भी दिखती हैं। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि सरकार को ये जो अधिनियम बनाए गए हैं आदिवासी समुदाय के लिए या जो पिछड़े वर्ग के समुदाय हैं उनके लिए, उसको सही से लागू किया जाना चाहिए, और कोई भी ऐसा बिल नहीं लाना चाहिए जिससे कि इन आदिवासी समुदाय या जो स्थानीय वनवासी हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन होना हो। तो ऐसे कोई भी बिल को नहीं लाना चाहिए, और ऐसे अगर कोई बिल आता भी है तो उसमें एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम नुकसान हो और पूरे देश का फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि वनवासियों के क्या अधिकार थे, वनवासियों के संबंधित अधिनियमों को हमने देख लिया कि सरकार ने कौन कौन से अधिनियम वनवासियों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने वनवासियों के अधिकारों को पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के मुद्दे को भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।